नमस्कार। जुर्म की दुनिया की कुछ बड़ी और हैरान कर देने वाली खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम। मैं हूं राम मोहन शर्मा। डिटेक्टिव में हम आपको सिर्फ वारदात ही नहीं दिखाते, बल्कि वारदात के हर पहलू से भी रूबरू करवाते हैं, ताकि आप भी सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। और डिटेक्टिव में आज सबसे पहले बात उस पहेली की, उस राज की, जिसका पर्दाफाश हुआ 40 दिन के बाद। जी हां, करीब 1.5 महीने पहले दुर्ग के एक बड़े कारोबारी का बेटा अचानक लापता हो गया। एक गुमनाम कॉलर ने उसके घर वालों से उसके बदले फिरौती की मांग भी की, लेकिन उसके बाद ना तो किडनैपर्स का कोई फोन आया और ना उस नौजवान का कोई पता चला। लेकिन अब 1.5 महीने के बाद उस युवक की गुमशुदगी पर पड़ा पर्दा हट गया है। आखिर कौन था वो नौजवान और क्या हुआ था उसके साथ, आप भी देखिए दुर्ग में दृश्यम। दुर्ग शहर में एक घर के आंगन में इस गहरे गड्ढे से निकलकर वो सच जमाने के सामने आया है, जो सच पिछले 40 दिनों से एक राज था, एक पहेली था। दरअसल इस गड्ढे से बाहर निकला है एक कंकाल, जो उस युवक का है जो 9 नवंबर को लापता था, जिसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन 40 दिन बाद एक खौफनाक हकीकत सामने आई कि उस नौजवान का कत्ल कर उसे इसी गड्ढे में दफना दिया गया था। अभी तक तो आशा थी, आशा की किरण हम लोग लेके चल रहे थे कि कुछ न कुछ अच्छी समाचार कभी न कभी कुछ न कुछ आएगा। लेकिन आज इस घड़ी में हम लोग सब बहुत स्तब्ध हैं, बहुत दुखी हैं। दरअसल ये कंकाल किसी और का नहीं, भिलाई के रहने वाले बिजनेसमैन और शंकराचार्य ग्रुप के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा का है। अभिषेक मिश्रा बीती 9 नवंबर को अचानक अपने घर से लापता हो गया था। उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हाँ, तहकीकात के दौरान अभिषेक की कार जरूर रायपुर में एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में खड़ी मिली थी। उसके बाद से ही कई तरह के शक व शुबा उठ रहे थे कि अभिषेक कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, क्या किसी ने उसे अगवा किया या फिर वो अपनी मर्जी से कहीं गायब हो गया। सवाल बेशक कई थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन 23 की सुबह इन सब सवालों पर विराम लग गया, जब इस मकान के बाहर एक गड्ढे से एक कंकाल निकाला गया और फिर कंकाल के डॉक्टरी परीक्षण के बाद ये पुष्टि भी हुई कि ये कंकाल किसी और का नहीं, अभिषेक का ही। ये पहले से ही खोदे हुए गड्ढे में इन्होंने बॉडी पैक करके अपना बोरे वोरे में डाल दी। पहले से इन्होंने नमक भी खरीदा हुआ था, ताकि ये जानते हुए कि नमक से बॉडी जल्दी गल जाएगी। अभिषेक के साथ क्या हुआ, किसने उसकी हत्या कर उसके शव को इस तरह से गड्ढे में दफना दिया था। आखिर एक बिजनेसमैन एक बड़े ग्रुप के डायरेक्टर के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी। आखिर अभिषेक की हत्या क्यों की गई, इन सब सवालों का जवाब हम आपको आगे दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दुर्ग से विजय ठाकुर और रायपुर से कन्हैया शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 1.5 महीने से लापता अभिषेक का शव भिलाई में एक घर के बाहर दफन मिला। अभिषेक का कत्ल कर उसे दफनाया गया था। कातिल और कत्ल की वजह दोनों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। तो कौन है अभिषेक मिश्रा का कातिल और कैसे उन्होंने इस सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया, जरा आप भी देखिए। अभिषेक मिश्रा, शंकराचार्य ग्रुप का डायरेक्टर। अभिषेक पिछले 1.5 महीने से सबके लिए पहेली बना हुआ था, लेकिन अब ये पहेली सुलझ गई है। भिलाई के स्मृति नगर इलाके के इस मकान में नरकंकाल मिलते ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभिषेक की गुमशुदगी से लेकर उसकी हत्या और हत्या की वजहों हर एक चीज का खुलासा कर दिया। इन 1500 नंबर में से हर व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन करके उस हर व्यक्ति के एंटीसीडेंट्स को ढूंढना, उसका क्या बर्ताव था, घटना के दिन वो कहाँ कैसा था, ये सब देखा गया। और उसमें जब काफ़ी दिन तक आइडेंटिफिकेशन और विवेचना चलती रही, एक एक व्यक्ति को पिक किया जाता था, एक एक नंबर को, और उससे जुड़े हुए उसके पूरे बिहेवियर को देखा जाता था, वो कहाँ था, क्यों था।
इसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आया जिसका नाम था विकास जैन। दरअसल अभिषेक कहीं लापता नहीं हुआ था, बल्कि उसे लापता किया गया था। उसकी हत्या कर उसके शव को भिलाई के इस मकान के आंगन में दफना दिया गया था और इस सनसनीखेज गुनाह को अंजाम दिया था विकास जैन और उसके चाचा ससुर अजीत ने। तो उसने स्वीकार किया कि वो अपने चाचा ससुर जिसका नाम है अजीत सिंह, उसके साथ मिलकर उसने अभिषेक मिश्रा की दिनांक 9 को ही हत्या कर दी थी अपने ही फ्लैट में, और उसके बाद अजीत सिंह का जो घर है वहाँ पर ही उसको दफना दिया था। और उसने पूरा ये बताया कि इसकी एक लंबी उन्होंने प्लानिंग की थी। दरअसल अभिषेक मिश्रा जिस दिन यानी 9 नवंबर को लापता हुआ था, उसी दिन विकास ने अपने चाचा ससुर अजीत के साथ मिलकर अभिषेक की हत्या कर दी थी। विकास ने अपने घर में बुलाकर अभिषेक को मौत के घाट उतारा था और फिर उसके शव को घर में पहले से ही खुदवा कर रखे गए गड्ढे में दफना दिया गया था। जो पुरुष आरोपी है नीचे ही वेट कर रहे थे, ये थोड़ी देर बाद ऊपर गए तो जो इन्होंने कहा, इन्होंने देखा कि अभिषेक के पैंट पहना था लेकिन शर्ट नहीं थी, और उसी में उन लोग का गुत्थम गुत्था हुआ। वहाँ रखे एक रॉड से इन दोनों ने उसको मारा और उसके बाद इसकी बॉडी को उन लोगों ने पैक कर दिया। ये पहले से ही खोदे हुए गड्ढे में इन्होंने बॉडी पैक करके अपना बोरे वोरे में डाल दी। पहले से इन्होंने नमक भी खरीदा हुआ था ताकि ये जानते हुए कि नमक से बॉडी जल्दी गल जाएगी। अभिषेक की हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी कार को खुद ही रायपुर ले जाकर लावारिस हालत में छोड़ा था और उसके बाद आरोपी बाइक से वापस भिलाई लौट आए थे। इस बीच रास्ते में ही आरोपियों ने अभिषेक के मोबाइल को भी नष्ट कर दिया था। और जो योजना थी विकास की, उसके तहत उसने अभिषेक का मोबाइल लिया, उसकी कार ली और कार को घुमाते हुए वो सीधे रायपुर ले गया। पीछे पीछे उसका चाचा यानी अजीत सिंह आता रहा और ये कार को ले जाके वीआईपी रोड पे एक जगह छोड़े। वहाँ से फिर इस मोटरसाइकिल में बैठ के रायपुर की तरफ ये लोग दूर की तरफ आ गए। बकौल पुलिस आरोपियों ने अपना हर जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने भिलाई से अभिषेक का कंकाल बरामद किया, जिसके बाद उसे डॉक्टरी परीक्षण के लिए रायपुर लाया गया। गुमशुदगी के करीब 1.5 महीने बाद अभिषेक का मामला सुलझ गया। उसके गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में भी आ गए। लेकिन आखिर विकास ने अभिषेक का इतने प्री प्लान तरीके से मर्डर क्यों किया? आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या है और इस पूरे मामले में वो किरदार कौन सा है जो इस मर्डर की असल वजह बना? ये हम आपको आगे बताएंगे। दुर्ग से विजय ठाकुर और रायपुर से कन्हैया शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभिषेक का मर्डर प्री प्लान था। विकास ने अभिषेक की हत्या को अंजाम देने से पहले छोटी छोटी सी चीजों पर काम किया था ताकि कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ना पाए। और इस प्री प्लान्ड मर्डर के पीछे की वजह थी विकास की पत्नी। आखिर विकास की पत्नी का इस पूरे हत्याकांड में क्या रोल है, जरा आप भी देखिए। विकास जैन ने अभिषेक के कत्ल का प्लान बेहद शातिर तरीके से बुना था। कुछ ऐसा कि एक बार तो पुलिस भी चकमा खा जाए। बकौल पुलिस, विकास ने अभिषेक को मौत के घाट उतारने से पहले इस पूरी वारदात की छोटी से छोटी चीज की प्लानिंग की थी ताकि वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के हाथ उस तक कभी पहुंच न पाए। इसने एक बहुत ही डीप प्लान हैच किया और उस प्लान के तहत इसने न सिर्फ हत्या करने का प्लान पूरा कंस्ट्रक्ट किया कि कैसे करना है, हत्या करने के बाद उस हत्या के अपराध के एविडेंसेस को कैसे छुपाना है ये उसने तय किया। और न सिर्फ ये तय किया कि उसको एविडेंस को कैसे छुपाना है, उसने ये भी तय किया कि एक नए किस्म के एक अपराध को जो डाइवर्ट करे, कृत्रिम अपराध का एक सीन कैसे क्रिएट कर देना है, ये सब उसने पहले से तैयारी कर ली। दरअसल अभिषेक की हत्या के पीछे वजह कोई और नहीं बल्कि विकास की पत्नी किमसी जैन थी। दरअसल किमसी कभी अभिषेक के कॉलेज में ही टीचर थी। बताया जा रहा है कि अभिषेक उस पर बुरी नजर रखता था। किमसी ने कॉलेज तो छोड़ दिया लेकिन अभिषेक ने उस पर बुरी नजर रखना नहीं छोड़ा।
किमसी ने इस बारे में अपने पति विकास और चाचा अजित को बताया और उसी के बाद विकास ने अभिषेक के मर्डर की साजिश बुनी। ने बताया कि जो उसकी पत्नी है किमसी कंबोज पहले अभिषेक के यहाँ काम करती थी, फिर बाद में छोड़ दी थी और विकास से उसकी शादी हो गई थी। और किमसी को काफ़ी आपत्ति थी अभिषेक उससे आपत्तिजनक आवश्यकताएं उसके सामने रखता था जो कि उसे पसंद नहीं थी, और इसकी शिकायत उसने अपने पति और अपने चाचा से की थी। बकौल पुलिस, वारदात वाले दिन भी किमसी ने अभिषेक को अपने चाचा अजित के भिलाई के किराए वाले घर पर बुलाया। अभिषेक उस घर पर पहुंचा, जिसके बाद हथियारों के साथ पहले से मौजूद विकास और अजीत ने मौका देखकर अभिषेक की हत्या कर दी और फिर गड्ढे में दफनाकर उसके शव को ठिकाने लगा दिया। फिर इसने उसी चीज़ का उपयोग किया और उसको 9 को अपने फ्लैट पे बुलाया। 9 को जब अपने फ्लैट पे गया तो ये दोनों लोग जो पुरुष आरोपी है नीचे ही वेट कर रहे थे। ये थोड़ी देर बाद ऊपर गए तो जो इन्होंने कहा, इन्होंने देखा कि अभिषेक के पैंट पहना था लेकिन शर्ट नहीं थी, और उसी में उन लोग का गुत्था हुआ। वहाँ रखे एक रॉड से इन दोनों ने उसको मारा और उसके बाद इसकी बॉडी को उन लोगों ने पैक कर दिया। वारदात के कुछ घंटे बाद विकास ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद अभिषेक के फोन से उसके घर वालों को फिरौती के लिए कॉल किया और फिर अभिषेक के मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया। हालांकि विकास की ये शातिर कोशिश महज 1.5 महीने तक ही सारे आरोपियों को पुलिस के शिकंजे में आने से बचा सकी। किमसी फिलहाल दिल्ली में है, जिसे भी पुलिस जल्द ही शिकंजे में ले लेगी। इसमें 3 आरोपी हैं, इसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है जो हमारे साथ यहीं पर हैं, और तीसरी इसकी जो पत्नी है किमसी, वह दिल्ली में है और दिल्ली से उसको लाने की प्रक्रिया जारी है। वो हमारी टीम के संपर्क में आ चुकी है। अभिषेक के अपहरण और हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की करीब 35 टीमों ने मिलकर काम किया। छत्तीसगढ़ के बाहर भी कई शहरों में इस मामले के तार खंगाले गए। कई दूसरे शहरों में फिरौती के लिए अपहरण करने वाले गैंगों से भी जानकारी ली गई, लेकिन अंत में इस मामले का जो सच निकला उसने सबको सन्न कर दिया। दुर्ग से विजय ठाकुर और रायपुर से कन्हैया शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बीहड़ में एक बार फिर से महिला दस्युओं का खौफ सामने आया है। एक बार फिर चंबल में महिला डकैत की आतंक की आहट सुनाई दी है, और यह सब उस शख्स ने बयां किया है जिसने 12 दिन एक डकैत गिरोह के कब्जे में रहकर गुजारे हैं। उसी शख्स को जब पुलिस ने डकैतों के चंगुल से छुड़ाया तो खुलासा हुआ कि उस डकैत गिरोह के साथ एक महिला दस्यु भी है। चंबल में फिर दिखी वो, फिर होगा उसका आतंक। उसकी आहट से थर्राया बीहड़। वो है खूबसूरत खौफ। बीहड़ में बैंडिट क्वीन रिटर्न्स। बीहड़ और बंदूक का नाता बेहद पुराना है। दशकों से बागियों और डकैतों ने बंदूक के दम पर चंबल के बीहड़ों पर राज किया है, और उनमें से कई डकैत गिरोह के साथ अक्सर देखी जाती थी दस्यु सुंदरियां, जो खौफ और दहशत में दुर्दांत से दुर्दांत डकैत से कम नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ बीहड़ में डकैतों का वर्चस्व कम होता गया, तो साथ ही डकैत गिरोह से दस्यु सुंदरियां भी गायब हो गईं। कुछ ने सरेंडर कर दिया तो गिरोहों के लिए दस्यु सुंदरियों को साथ नहीं रखना मजबूरी हो गई। लेकिन अब एक अरसे बाद एक बार फिर से चंबल के बीहड़ों में एक डकैत गिरोह के साथ एक लेडी डकैत देखी गई है। महिला है इसमें? हाँ एक महिला है। महिला है इसमें? हाँ एक महिला है। जी हाँ, चंबल के बीहड़ में एक बार फिर बैंडिट क्वीन की वापसी की खबर है, और इसका खुलासा तब हुआ जब शिवपुरी से अगवा हुए सीताराम जाट नाम के इस युवक को पुलिस ने
चंदन डकैत गिरोह के कब्जे से छुड़ाया। छूटने के बाद सीताराम ने बताया कि चंदन डकैत गिरोह में एक महिला डकैत भी है जो जीन्स और शर्ट पहनती है, जो हमेशा डकैत गिरोह के साथ चलती है। आ जाता इधर उधर से। कोई महिला भी है उसमें एक महिला है। महिला की क्या भूमिका, मतलब क्या क्या पीटी करती है? हाँ हाँ मारा पीटी करती हाँ, लाते आने देती थी, मारा पीटी थी। जीन्स पैंट शर्ट। अच्छा। और दरअसल चंदन डकैत गिरोह ने राजस्थान के रहने वाले सीताराम जाट को शिवपुरी से अगवा किया था और उसकी रिहाई के बदले डकैत गिरोह 6 लाख रुपए मांग रहा था। सीताराम को छुड़ाने के लिए शिवपुरी पुलिस ने कई दिन तक सर्च अभियान चलाया और आखिरकार 12 दिन के बाद एक छोटी सी मुठभेड़ के बाद सीताराम को डकैत गिरोह के कब्जे से छुड़ा लिया और साथ ही एक डकैत को भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि गिरोह का सरगना चंदन और बाकी सदस्य भागने में कामयाब रहे। कुछ लोगों का मूवमेंट पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस द्वारा जो है उनको चेतावनी दी गई और चेतावनी के प्रत्युत्तर में सामने वाली जो गैंग थी उसके द्वारा फायर किया गया। इसके रिटेलिएशन में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया और फायरिंग के दौरान जो भगदड़ मची, जो सारी चीज़ें हुई, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा हाथ उठाकर बताया गया कि मैं जो है अपहृत हूँ, मैं पकड़ हूँ, और एक डकैत भी पकड़ा गया है इसमें। और साथ ही अभी वर्तमान में अन्य लोग जो है इसमें जो भागे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन लगातार चलाया गया। सीताराम जाट को तो डकैत गिरोह से सकुशल छुड़ा लिया गया, लेकिन उसके बाद बीहड़ में खूबसूरत खौफ की वापसी की जो कहानी सामने आई उसने सबको सकते में डाल दिया है। सबके जहन में सवाल यही उठ रहा है कि डकैत गिरोह में एक बार फिर महिला डकैत की वापसी कहीं एक बार फिर से उसी दौर को तो नहीं दोहराने जा रही जब बीहड़ में दस्यु सुंदरियों का डंका बजता था। शिवपुरी से दीपक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चंबल इलाका अपनी भौगोलिक पृष्ठभूमि या उपज के लिए नहीं बल्कि बागियों और डकैतों की वजह से ही ज्यादा पहचाना गया। चंबल के बीहड़ भी बागियों के छिपने के मुफीद ठिकानों के रूप में पहचाने गए। इन बीहड़ों से न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला डकैत भी निकले और उनकी गोलियों की गूंज खौफ बनकर फैल गई। चंबल के बीहड़ों में बागियों की बंदूकें बोलती हैं। अमूमन समाज के सताए हाथ ये बंदूक थामते हैं, लेकिन जिन हाथों में एहसास की गुदगुदी होनी चाहिए वो भी बंदूकें थामने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, ये वो खूबसूरत चेहरे हैं जो पहचान बन जाते हैं, दहशत। चंबल के बीहड़ों में महिला डकैतों का भी दबदबा रहा है। कुछ महिला डकैतों ने गैंग भी बनाए और पूरे चंबल क्षेत्र में उनकी गोलियों की आवाजें गूंजी। कई नामी डकैतों के साथ भी महिला डकैत देखी गई। पुतली बाई। चंबल में पुतली बाई का नाम पहली महिला डकैत के रूप में दर्ज है। खूबसूरत पुतली बाई पर सुल्ताना डाकू की नजर पड़ी और वो घर बार छोड़कर सुल्ताना के साथ बीहड़ों में रहने लगी। सुल्ताना के मारे जाने के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बनी। 1950 से 1956 तक बीहड़ों में उसका जबरदस्त आतंक रहा और फिर 23 जनवरी 1956 को शिवपुरी के जंगलों में पुलिस मुठभेड़ में वो मारी गई। फूलन देवी, इस नाम से न सिर्फ चंबल बल्कि पूरा देश वाकिफ है। अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेने फूलन देवी 16 साल की उम्र में डाकू बन गई। फूलन के साथ जिन 22 लोगों ने ज्यादती की थी उन्हें उसने एक लाइन में खड़ा करके गोली मारी। हालांकि इसके बाद 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर किया और जेल से छूटने के बाद वो राजनीति से जुड़ गई। मिर्जापुर से वो 2 बार सांसद भी रही। 2001 में फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीमा परिहार। चंबल में ये नाम आतंक का पर्याय बन गया था। 13 साल की उम्र में डकैत लाला राम और कुसुमा नाइन ने उसका अपहरण कर लिया था, जिसके बाद सीमा ने डाकू बनने का मन बना लिया था। सीमा परिहार ने 70 लोगों की हत्याएं की और 200 लोगों का अपहरण किया।
साल 2000 में सीमा ने यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरला जाटव और नीलम गुप्ता ये वो नाम है जिन्होंने 40 गांवों में निर्भय गुज्जर के साथ अपनी धाक जमा रखी थी। दरअसल निर्भय गुज्जर इन्हीं महिला दस्युओं के कारण मशहूर भी हुआ। इन सभी महिला डकैतों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। निर्भय तो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन फिर उसकी महिला साथी गिरफ्तार कर ली गई। और अब एक बार फिर चंबल इलाका महिला डकैत से कांप रहा है। वो जितनी खूबसूरत है, उसकी बंदूक उतनी ही खौफ फैलाती है। दहशत उसके नाम और चेहरे से चमकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ डिटेक्टिव में बस इतना ही। नमस्कार।